गुड मॉर्निंग बच्चों 9th क्लास में हमारे वर्ण विचार वाला विषय वस्तु जो है टॉपिक है चल रहा है और इसकी बच्चों हमारी अब तक 2 कक्षाएं जो है हो चुकी है। तो बच्चों वर्ण विचार वाले टॉपिक में हमने बहुत सारी बातों को जाना, जैसे कि भाग 1 में हमने ये जाना कि मानव मुंह से निकली हुई ध्वनि जो होती है उसे ही वर्ण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो भाग 1 में भी हमने समझा, भाग 2 में भी मैंने एक बार फिर से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, याद हो जाए, इसलिए आपको स्वर के बारे में पुनः समझाया। और भाग 2 की कक्षा में हमने व्यंजनों के बारे में जानने का प्रयास किया। तो भाग 1 में हमने स्वर किसे कहते हैं ये जाना और समझा कि वे ध्वनियाँ जो अपने आप में पूर्ण हैं, जिन्हें अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। और संस्कृत में इनकी संख्या 13 होती है और हिंदी में 11 होती है। इसके अलावा इनके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इन 3 भेदों पर भी हमने चर्चा की। इसके बाद में बच्चों भाग 2 की जो मेरी कक्षा हुई थी उसमें हमने व्यंजन के बारे में समझने का प्रयास किया और व्यंजन के अंतर्गत हमने यह जाना या यह चर्चा की कि वे वर्ण स्वर के बिल्कुल अपोजिट विलोम परिभाषा है कि वे वर्ण या वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में स्वर की आवश्यकता होती है, बिना स्वर के जो पूर्ण नहीं होते हैं, उन्हें व्यंजन ध्वनियाँ कहा जाता है। इनकी संख्या 33 होती है और 33 के अंतर्गत हमारे स्पर्श व्यंजन के 5 जो वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, इनके 5 के 25 व्यंजन, इसके अलावा अंतस्थ, उसम आदि व्यंजन इसमें आकर टोटल 33 इसकी संख्या हो जाती है। फिर हमने प्रयत्न विधि के आधार पर उसके जो भेद होते हैं वो भी हमने जाने और समझे और उसके अंतर्गत हमने समझा कि प्रयत्न विधि के आधार पर हम जब भेद करते हैं तो उन भेदों में पहला भेद स्पर्श व्यंजन होता है और जिसका अर्थ होता है कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय या वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है और उसी दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन ध्वनियों को हम स्पर्श ध्वनियाँ या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर मैंने उसके आपको 5 वर्ग बताए, जैसे कि क वर्ग, दूसरा था च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और 5वां प वर्ग। तो क वर्ग के अंतर्गत भी 5 ही हमारे थे, क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ न, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प में प फ ब भ म। तो ये स्पर्श के 5 × 5 अर्थात 25 व्यंजन हमने समझे। फिर हमने जाना अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में हमने 4 की चर्चा की, य, र, ल, व। और फिर है ऊष्मा व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय जीवा कुछ घर्षण करती है, अर्थात रगड़ के साथ में जीवा में रगड़ या घर्षण उत्पन्न होता है और उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण हो जाता है उन्हें ऊष्मा व्यंजन या ऊष्मा ध्वनियाँ कहा जाता है। इनमें स, है और स अर्थात दंते, तालव्य और मूर्धन्य स और है से हाथी वाले को रखा गया था। फिर अयोग्य वाय में हमने चर्चा की अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। फिर आगत में हमने देखा कि वे ध्वनियाँ जो दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आई है उन्हें आगत व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। इसमें मैंने आपको 2 ध्वनियाँ बताई, ड से डमरू और ड से डलिया। ये दोनों ही हमारे फारसी से हिंदी जो वर्णमाला है या हमारी जो देवनागरी हिंदी है उसमें आई है, इसीलिए इन्हें आगत ध्वनियाँ या आगत व्यंजन कहा जाता है।
अब बच्चों हम व्यंजन गुच्छ के बारे में बात करेंगे। अब बच्चों तो अच्छा बच्चों, अब आगे जो है भाग 1 और 2 की कक्षा में हमने स्वर और व्यंजनों के बारे में तो अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है। अब आज की जो हमारी भाग नंबर 3 की जो कक्षा होने जा रही है, इसमें हम व्यंजन गुच्छ के बारे में या संयुक्त व्यंजन के बारे में, र के जो विशिष्ट रूप होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों पहले हम समझते हैं व्यंजन गुच्छ। क्या समझते हैं? व्यंजन गुच्छ। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा है व्यंजन गुच्छ शब्द लिखा है। गुच्छ का अर्थ होता है बच्चों गुच्छा। क्या होता है? गुच्छा। और गुच्छा कहते हैं इकट्ठे होने को, संकलन को। और जैसे कि हम कह सकते हैं चाबियों का गुच्छा, जिसमें बहुत सारी चाबियाँ होती है, अर्थात एक से अधिक होता है, बहुवचन होता है, तो उसे गुच्छा कहा जाता है। इसी प्रकार व्यंजन गुच्छ में बहुत सारे व्यंजन होते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजन जब मिल जाते हैं तो बच्चों उसे व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। तो व्यंजन गुच्छ की मैंने परिभाषा लिखी है, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से बने अक्षर व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। मान लीजिए आपके प्रश्न पत्र में, आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से, उनके योग से जो संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जिनका मेल होता है, जिनका योग हो जाता है, उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अब ये तो हमारी जो है थोड़ी जटिल सी परिभाषा अभिप्राय हमें लग रहा है। अब इसे अगर सरल भाषा में हम देखें तो हम बच्चों कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल हो जाता है, संयोग हो जाता है, उन्हें मिला दिया जाता है, तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। अब आगे जो व्यंजन गुच्छ है उसके 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। व्यंजन गुच्छ के 2 प्रकार होते हैं। व्यंजन गुच्छ के 2 प्रकार होते हैं। तो व्यंजन गुच्छ के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है संयुक्त व्यंजन और दूसरा होता है र का विशिष्ट रूप। एक तो क्या होता है? संयुक्त व्यंजन और दूसरा होता है र का विशिष्ट रूप। र से रथ वाला हम सभी जानते हैं। तो र किस प्रकार से हमारी हिंदी व्याकरण में किन किन रूपों में आता है, शब्दों में ये किस तरीके से प्रयुक्त होता है। तो व्यंजन गुच्छ में 2 प्रकार होते हैं। एक तो व्यंजन का संयुक्त रूप होता है, उसे भी व्यंजन गुच्छ कहते हैं, और दूसरा र के जो विशिष्ट रूप होते हैं वो भी व्यंजन गुच्छ के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से या मेल से जिन व्यंजनों का निर्माण होता है उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संयुक्त व्यंजन और नंबर 2 पर होता है र के विशिष्ट रूप। तो पहले हम संयुक्त व्यंजन को समझ लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जब 2 असमान व्यंजन, देखो बच्चों ध्यान देना, असमान, समान के आगे अ उपसर्ग लगा है, जिसका अर्थ है जो समान नहीं है, भिन्न भिन्न है। जब 2 असमान व्यंजन संयुक्त होने पर, संयुक्त का अर्थ होगा योग होने पर, जिनका योग होगा या मेल होगा। क्या होगा? योग होगा या मेल होगा। जब 2 असमान व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं, अपना क्या बदल लेते हैं? रूप बदल लेते हैं,
तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इसे बच्चों हम एक तरीके से इस तरीके से भी समझ लेते हैं, जैसे 1 + 1 कितने हुए 2। उसी प्रकार हिंदी में भी होता है कि जब 2 या 2 से अधिक जो व्यंजन ध्वनियाँ होती है उनका हम मेल कर देते हैं, उनका हम संयोग कर देते हैं, उन्हें आपस में मिला देते हैं या जोड़ देते हैं, तो जो व्यंजन बनकर हमारे सामने आता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि उसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजन संयुक्त हो जाते हैं, मिले जाते हैं। तो व्यंजन गुच्छ का जो प्रथम भेद है वह है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में आपको इतना ही याद रखना है। हो सकता है आपके ये पूछ लिया जाए कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मिला दिया जाता है या उनका योग कर दिया जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यह 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन से हैं वो हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। जैसे 6 से क्षत्रिय, ग से ज्ञानी, त्र से त्रिशूल, तथा एक है इसमें ज्ञानी। 6 से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ग से ज्ञानी और श्र से श्री राम। 4 इसके जो प्रकार हैं वो हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला लिखा है मैंने 6 क्षत्रिय। 6 से हमारा शब्द बनता है क्षत्रिय। क्या बनता है? क्षत्रिय। क्षत्रिय कहा जाता है जो सैनिक होता है। हमारे यहाँ पर बच्चों वर्णाश्रम व्यवस्था पहले हमारी कल्चर में थी, जिसके अंतर्गत क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र 4 इसके भेद होते थे। तो जो क्षत्रिय वर्ण से होता था उसमें एक तरीके से वो लोग होते थे जो देश की रक्षा करते थे या सैनिक लोगों को इसमें रखा जाता था। अब 6 से बना है हमारा क्षत्रिय, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है। अब हमें देखना ये है कि ये किन 2 के मेल से बना हुआ है। अब इसमें लिखेंगे हम क कबूतर वाला है, हलंते है। फिर है स से षटकोण, ये हमारा मूर्धन्य स है, लेकिन यह जो है पूरा है, अधूरा नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे स्वर भी मिला हुआ है। तो क हमारा कबूतर वाला हलंते हैं, धन स से षटकोण मूर्धन्य और इसके मेल से बनाया हमारा 6 से बन गया हमारा क्षत्रिय। शब्द बन गया हमारा क्षत्रिय। और भी काफ़ी सारे शब्द हम इससे बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 6 क्षत्रिय वाला जो है संयुक्त व्यंजन है, अर्थात इसका निर्माण 2 के मेल से हुआ है और 2 इसमें क हलंते और षटकोण वाला स मूर्धन्य से दोनों मिले हुए हैं, तब ये हमारा 6 क्षत्रिय जाकर बनता है। और फिर इससे हमारे शब्द रचना होती है और शब्द से हमारे वाक्य बनते हैं, वाक्य से पद बनते हैं, पद से भाषा का निर्माण होता है। फिर आगे है हमारा त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल आप जानते ही हैं और कि शिव का जो शस्त्र है वो त्रिशूल कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिशूल वाला किसके मेल से बना हुआ है, तो हमें देखने में आता है तय तलवार वाला जो है हलंते हैं, तय धन रे, लेकिन रे हलंते नहीं है, रे बच्चों इसमें पूरा है। तो तय तलवार वाला हलंते धन रे, इन दोनों का जब मेल हो जाता है तो हमारा बनता है त्र से त्रिशूल। और त्र से शब्द के आगे त्रि जोड़ देने के आगे त्रिशूल होता है। इसी तरह हम बना सकते हैं त्रिधन नेत्र, त्रिनेत्र क्या बना सकते हैं? त्रिनेत्र शब्द भी बना सकते हैं। 3 नेत्र जिसके वो कहलाता है त्रिनेत्र वाला, 3 नेत्रों वाला, और वो है भगवान शंकर या भगवान शिव। तो देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है 6 से क्षत्रिय और त्र से त्रिशूल, ये दोनों संयुक्त व्यंजन हैं, 2 के मेल से इनकी रचना हुई है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं ज्ञ से ज्ञानी। अब ज्ञानी का विच्छेद करते हैं तो जय से जहाज प्लस
न, इन दोनों के मेल से यह बना है। तो ग से ये और गे से हमारा ज्ञानी शब्द मिल बनकर सामने आता है। अब आगे हम देखते हैं श्रय, श्रय से श्री राम। अब यह हमारा जो तालव्य स है ना, और इसमें हम मिला देते हैं स धन र, तो इससे बनाया हमारा श्रय से श्री राम, श्रय से बनाया हमारा श्री राम। तो इस प्रकार देखो बच्चों, चार जो हमारे ये वर्ण हैं, जो हमारे व्यंजन हैं, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्रय से श्री राम, ये चारों हमारे जो है संयुक्त व्यंजन है। तो जब आपके परिभाषा पूछ ले या प्रकार पूछ ले तो आपको यही लिखना है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल कर दिया जाता है, या अधिक व्यंजनों, दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल कर दिया जाए या उनका योग हो जाता है, तो जो नया व्यंजन बनकर सामने आता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यह चार प्रकार के होते हैं, क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्रय से श्री राम। तो इस प्रकार ये आपको चार इसमें ध्यान में रखने हैं। अब बच्चों इसके बाद में हम बात करते हैं व्यंजन गुच्छ का दूसरा रूप र, र से रत वाला। अब र जो है बच्चों कई रूपों में हमारे हिंदी व्याकरण में, हिंदी शब्दों में लगता है। जैसे एक र हमारा सादा र से रत, र से राम कह सकते हैं। एक र लगता है हमारा क्रम शब्द के ऊपर, है ना। एक र लगता है हमारा क्रम, जिसका अर्थ होता है सीक्वेंस। एक हमारा होता है ड्रम, 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 और या उरुष्ट अर्थात ऊँट। तो उरुष्ट इन तो कई रूपों में, जैसे कि हम कह सकते हैं एक र हमारा ये है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है तिरछा, एक हमारा ये है। तो र के चार रूप जो होते हैं वो हमें बच्चों देखने को मिलते हैं। हिंदी व्याकरण में हमारे र चार रूपों में प्रयुक्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यंजन गुच्छ जो होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो संयुक्त व्यंजन और दूसरा र का विशिष्ट रूप। तो र का जो विशिष्ट रूप होता है ना बच्चों, वो आज हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड पर समझने की दृष्टि से इसकी परिभाषा और उदाहरण लिखे हैं। र के विशिष्ट रूप, अब देखो इसको मैंने 1 2 3 4 चार भागों में, या हम कह सकते हैं 3 भागों में बांटा है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि र हमारे चार रूपों में हिंदी व्याकरण में आता है। नंबर 1, जब र स्वर रहित किसी भी व्यंजन, ध्यान रखना व्यंजन, जब र स्वर रहित किसी भी व्यंजन से पहले आता है तो उस व्यंजन के शीर्ष पर, शीर्ष का अर्थ होता है उच्च स्थान पर, शीर्ष पर वह स्थान पाता है, अर्थात वो स्थापित हो जाता है। जैसे कि हमारा शब्द है धर्म, और धर्म से बना धर्म। एक बार मैं इसकी परिभाषा समझाती हूँ, फिर उदाहरण समझाती हूँ। जब र से रत वाला हमारा, जब र से रत वाला र किसी भी व्यंजन स्वर रहित, अर्थात उसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, वो हलंत है, अधूरा है, केवल वो व्यंजन है। तो जब र स्वर रहित होता है और किसी भी, बच्चों हम र के विशिष्ट रूप को समझ रहे हैं, और चार रूप जिनको मैंने 3 रूप में लिखा है उनको हम समझेंगे। इसमें नंबर 1 पर है कि जब र स्वर रहित किसी भी व्यंजन से पहले आ जाता है तो वह उस व्यंजन के शीर्ष पर, अर्थात सर्वोच्च स्थान पर, ऊपर स्थान पाता है। उदाहरण लिखा है मैंने धर्म, और फिर यहाँ पर ये शीर्ष पर आ गया धर्म। अब इसे यहाँ समझना, द र मैं शब्द लिखा मैंने धर्म। अब देखो हमने कहा कि जब र स्वर रहित, अर्थात वो हलंत होता है और किसी भी व्यंजन से पहले आ जाएगा तो वह शीर्ष पर, अर्थात सर्वोच्च स्थान पर चला जाएगा। तो ये जो र है ना हमारे मैं हमारा व्यंजन है, मैं से पहले आ गया है, और देखो स्वर रहित है,
हलनते हैं, तो ये क्या करेगा, इसके शीर्ष पर म के ऊपर चला जाएगा, तो शब्द बनेगा हमारा धर्म। क्या बनेगा, धर्म। इसी तरह हम कर्म कई सारे शब्द बना सकते हैं। अब नंबर 2 पर हम बच्चों देखते हैं। नंबर 2 पर लिखा है, जब रे स्वर रहित किसी भी व्यंजन से पहले आता है तो वह तिरछा रूप या इस तरीके से रूप ले लेता है। तिरछा रूप या इस तरीके से रूप ले लेता है। जैसे कि हमने शब्द लिखा प्रथम, तो यहाँ पर आप देखो प है, हलनते है, और ये हमारा मैं से पहले थे तन वाला, और ये व्यंजन से पहले आ गया है, और प इसमें क्या है, हलनते है, स्वर रहित है, अर्थात ये अपने आप में व्यंजन है। तो हमारा यहाँ पर बनेगा शब्द प्र तै मैं, तो ये यहाँ पर तिरछा आ जाएगा। लेकिन जब हम शब्द लिखेंगे ड रे मैं, तो ये इस तरीके से चला जाएगा, डरम, ये इस तरीके से बन जाएगा। नंबर 3 पर हम देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का अर्थ होता है दो समान व्यंजन जब एक साथ आए तो वह एक साथ लिखे जाते हैं। क्या कहा गया है बच्चों, 2 समान व्यंजन जब एक साथ आएंगे तो वो एक साथ ही लिखे जाएंगे। जैसे कि बच्चा, अब ये है ना बच्चा, अब इसमें देखो च हलनते हैं, फिर यहाँ पर च में आ की मात्रा मिली हुई है, तो ये बन गया च से चा, तो हमारा शब्द बना है बच्चा, और च चम्मच वाला है, 2 बार आया है, तो यह हमारा द्वित्व है, द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो बच्चों आज की जो हमारी वीडियो कक्षा हुई उसमें हमने स्वर और व्यंजन को जानने के बाद में व्यंजन गुच्छ को समझा, और हमने जाना कि व्यंजन गुच्छ के 2 रूप होते हैं, संयुक्त व्यंजन, और दूसरा रूप होता है हमारा र के रूप। तो र के जो 3-4 रूप थे, 4 रूप हमारे हिंदी व्याकरण में चलते हैं, वो हमने अच्छी तरीके से समझे।